Hello, sir. Hello. Good morning, good noon. ओके, सभी लोग अवेलेबल हैं? कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, 21 हो गए। ओके, और भी 1-2 लोग आ जाए, अच्छी बात है। तो लास्ट क्लास क्या देखते हैं? लास्ट क्लास में अपन लोगों ने कितना खत्म किया था? तो लास्ट क्लास के नोट्स के हिसाब से अपन लोगों ने वेव के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी कि वेव क्या होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रिसाइजली क्या होते हैं, है कि नहीं? है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक ही देखा था ना। वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, वेव के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, यही देखा था ना। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए। Yes. सो आज हमें बात करनी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता चल गया तो उसकी एग्जैक्ट एनर्जी जो है वो किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म की फॉर्म में रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान कितनी फ्रिक्वेंसी या कितनी वेवलेंथ की जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि अपन लोग इसको देख के खत्म करें। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर, पूरा दिखाई दे रहा है। क्या सर? Yes, sir. वाह, ये है जो वेरी गुड। चलिए स्क्रीन देखिए। तो स्क्रीन में अपन लोग बात करेंगे अब, और इसको मैं अनोट भी करता जाऊंगा आपके साथ। चलिए, तो रिकैप जो है पिछली क्लास का वो क्या था कि हमने वेव का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। हमने वेव के एम्पलीट्यूड, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव नंबर, इन सब की बात की। ठीक है, ओके। अब और फाइनली हमने बात किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव है। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि टाइम के साथ वेरी होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना के देती है, और टाइम के साथ वेरी होने वाली मैग्नेटिक फील्ड अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना के देती है। तो ऑफ कोर्स ये सेल्फ सपोर्टिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। तो आपको मीडियम के पार्टिकल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वेव के जो ऑसिलेशन है या जो एनर्जी है वो खुद आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है ऑसिलेशन के थ्रू। और अगली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई भी दिक्कत समझने में Yes, sir. तो बताएं। Yes, sir. चलिए, हाँ सर, समझ में आया। ओके। तो अब बात करते हैं कि कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, क्योंकि हमारा जो एटम है वो अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है या एमिट कर सकता है। तो अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो नॉर्मली आपकी दुनिया में पाई जाती है वो कौन सी होती है? जैसे रेडियो वेव, आप जो एफएम पे गाने सुनते हो, है कि नहीं, फोन में कनेक्टर लगा के, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्स रेज, आपका हाथ हाथ अगर टूट जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो आप लोग अपने बोन्स के स्ट्रक्चर को देखने के लिए एक्सरे वगैरह कराते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के दौरान, रेडिएशन पॉइजनिंग के दौरान जो जो रेज इफेक्टिव होती हैं वो होती हैं गामा रेज। ठीक है, जो कि बहुत ही हाईली एनर्जेटिक है। ये
उसके बाद इंफ्रारेड रेज, जिसकी वजह से आपको गर्मी या हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। हम सभी लोग कंटिन्यूसली इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ रहे हैं, ठीक है, बट वो हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम केवल किस रेंज में देख पाते हैं, इस रेंज में, फिफ्थ जॉ, जिसको हम बोलते हैं विजिबल रेंज, ठीक है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में कि हमारी जो आंखों की देखने की शक्ति है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की है, ठीक है। तो विद जॉ में जो वायलेट कलर से लेके रेड कलर तक का जो वेरिएशन है वो 400 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के बराबर है, ठीक है। तो क्लियरली आप समझ सकते हैं कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा पार्ट ही है जो आपकी आंखें देख पाती हैं, जिनके स्ट्रक्चर आपके रेटिना पे बनते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्कुल इंफ्रारेड विजन आपके पास नहीं है। हाँ, बहुत सारे क्या कहते हैं जो दूसरे एनिमल्स हैं जो रात को शिकार करते हैं, उनको नेचर ने ही बायोलॉजिकली इवॉल्व होके उनकी आंखों में एक ऐसी परत बना के दी है जो हीट को सेंस करती है, ठीक है। तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि भाई बहुत सारे जो जानवर हैं वो रात के टाइम भी देख पाते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, ठीक है। और क्योंकि उनके पास एक मतलब इंफ्रारेड विजन टाइप की चीज़ होती है जो आपके पास नहीं है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तो इंफ्रारेड विजन पा ही सकते हैं। बहुत सारे नाइट ऑपरेशंस में जो हाई एंड मिलिट्रीज हैं, जैसे यूएस की, जर्मनी की, ये सब लोग हाई एंड ऑपरेशंस के दौरान जो इंफ्रारेड गॉगल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, हीट सेंस कर लेते हैं। इंसान नहीं दिखता लेकिन इंसान के बॉडी के रूप में हीट दिखता है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में जरूर सुनते होंगे, ठीक है। एक बात पक्की है कि चाहे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसकी स्पीड जो है वो फिक्स होती है, और स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप जैसे फ़ोन चला रहे हो, एक और वेव लिख सकते हैं, माइक्रोवेव्स। तो फ़ोन की जो कनेक्टिविटी है दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, समझ आ रही बात। और उस पर्टिकुलर वेव, मतलब चाहे वो वेव हो, चाहे रेडियो वेव हो, चाहे एक्सरे हो या गामा रेज हो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर होगा तो उसकी स्पीड फिक्स है, और कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी बात सबकी समझ में आ रही है, बोलिए, यस क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर मैं इन सारे अलग अलग जितने भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उन सबको अगर मैं किसी पर्टिकुलर बेसिस को के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम टर्म आपने जरूर सुना होगा, और स्पेक्ट्रम टर्म सुनने में बहुत ही खतरनाक लगता है, बट स्पेक्ट्रम एज सच कोई बहुत बड़ी महान चीज नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप अभी अपनी क्लास में 20 लोग हैं, ठीक है, और अगर मैं 20 लोगों का स्पेक्ट्रम बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे एक पैरामीटर चाहिए। स्पेक्ट्रम मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। तो मैं कोई ना कोई एक पैरामीटर ले सकता हूँ, जैसे मैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी का कोई एक पैरामीटर उठा लूँ, जैसे आपकी हाइट, ठीक है। तो अगर मैं सबसे छोटी हाइट वाले आदमी को सबसे पहले, और फिर उसके बाद धीमे धीमे बढ़ती हुई हाइट के ऑर्डर में आपको अरेंज कर दूँ, देन दैट अरेंजमेंट विल बी नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ यू पीपल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। समझ में आ रही बात। जैसे कल मतलब या जो भी मान लेते मैंने एक टेस्ट ले लिया आप लोगों का, और टेस्ट में आपके जो मार्क्स आए उन मार्क्स के ऑर्डर में मैंने आपको अरेंज कर दिया, देन दैट विल बी द स्पेक्ट्रम ऑफ यू पीपल इन टर्म्स ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द पेपर। समझ में आ रही बात। ओके, तो स्पेक्ट्रम कोई बहुत महान चीज नहीं है, स्पेक्ट्रम एक अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का, ठीक है। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या, तो कोई ना कोई बेसिस आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं तो बेसिस क्या हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ, वेव नंबर, ये सब क्या हो सकते हैं, बेसिस। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं सबको, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब वेव्स को, तो वो एक स्पेक्ट्रम हो जाएगा, और उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इतनी बात समझ में आ रही सबको या नहीं, बोलिए, क्लियर है। The spectrum is nothing but spectrum is the arrangement on the basis of a parameter, जो पैरामीटर आपने सिलेक्ट किया है, आपने चूज किया है अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे आसान पैरामीटर्स क्या है, लैम्डा ऑन न्यू,
ठीक, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी आप जानते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं कि लैम्डा इंटू न्यू क्या होता है, आप जानते हैं कि लैम्डा इंटू न्यू, सो आप जानते हैं लैम्डा इंटू न्यू क्या होगा, सी के बराबर। दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई न्यू, या न्यू क्या होगा, सी बाई लैम्डा। दैट मीन्स क्लियरली आप देख सकते हैं सी तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स लैम्डा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, तो लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब न्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, न्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब लैम्डा के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज कर देते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, then that particular arrangement of different electromagnetic waves is termed as electromagnetic spectrum। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? बहुत ही बेसिक बात है, बोलिए। यस सर। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, चलिए, तो मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके सामने बना के दिया हूँ, आप समझिए उसको। आप लोग 12th पास हैं, मतलब 12th पास कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर पाए। देखिए होता क्या है, अगर मैंने बेसिस माना है लेमडा, और लेमडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज करना स्टार्ट करूं, तो मुझे सबसे पहला ब्लॉक जो मिलता है, पहला ब्लॉक इस स्पेक्ट्रम का, वो मिलता है कॉस्मिक रेज का। कॉस्मिक रेज आप जानते हैं बहुत ही खतरनाक रेज है, और उनके लिए अर्थ भी एक ऑब्स्टिकल नहीं है, उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है। और आप जानते हैं जैसे जैसे एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बढ़ता है, वैसे वैसे पेनिट्रेशन पावर बढ़ता है। ठीक है, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे विजिबल लाइट आपको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, बट एक्सरे आपके फ्लैश को पेनिट्रेट कर सकते हैं, बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो इसलिए बोन का स्ट्रक्चर बन जाता है। गामा रेज आपकी बोन्स को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, इवन बंकर्स के अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स एक बात पक्की है, जो नीचे मैंने डिब्बे में लिखा है वो आप लोग समझ पाएंगे। 11th क्लास का आदमी होता तो समझाने में दिक्कत होती, बट आप लोग जानते हैं अगर लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रिक्वेंसी घटेगा, और एनर्जी क्या होती है, एच न्यू के बराबर, तो ऑफ कोर्स एनर्जी घटेगी, और एनर्जी क्या होती है, एच न्यू या एस सी बाई लेमडा। लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, अगर एनर्जी घटेगी तो पेनिट्रेशन पावर घटेगा। पेनिट्रेशन पावर जानते हैं आप लोग या नहीं, बोलिए। नहीं जानती यस सर। जानते नहीं हो। जानते? अरे पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है कि, नहीं जानती। हाँ कोई बात नहीं साजिया वसीम जी, मैं समझा रहा हूँ आपको, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। देखिए होता क्या है, जैसे ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, मैं एक ऑब्स्टिकल रख दूँ एक रे के सामने, रे आ रहा है, अगर वो ऑब्स्टिकल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया तो आगे हमें नहीं दिखेगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि इस रे की पेनिट्रेशन पावर इस ऑब्जेक्ट के जो लेंथ है या विड्थ है उससे कम है। ठीक है, लेकिन सोचिए मैं एक ऐसी वेव को लेके आऊँ जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करके निकल जाए, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसकी कोई शेडो नहीं बनने वाली आगे, क्योंकि उसके लिए ऑब्स्टिकल था ही नहीं। देन आई कैन से कि ये जो वेव है, इस वेव ने इसको पेनिट्रेट कर दिया है, इस वेव के लिए ये पेन ऑब्स्टिकल नहीं है। ठीक है, ये होता है बेसिक आइडिया ऑफ पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, अब सोचिए जब आप धूप में खड़े होते हैं, धूप क्या होता है, विजिबल रेंज, ठीक है, तो आपकी एक परछाई बनती है या नहीं बनती है मैडम साजिया वसीम जी? आपको बोलना बनती पड़ेगा, है। आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है, जो भी मतलब सन रेज आपकी तरफ आ रही है, उनमें से आप केवल किसको देख पाते हो, जो मैंने रेड कलर का डिब्बा बना रखा है, ये आपका विजिबल रेंज। ठीक है, तो केवल इतने ही रेंज के पार्टिकल्स को आप देख पाते हैं, बस। इसके अलावा ना आप इंफ्रारेड को देख पाते हो, ना अल्ट्रावायलेट को, बाकियों को तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो विजिबल रेंज में जितने भी पार्टिकल आपकी तरफ आ रहे हैं, अगर वो आपको पेनिट्रेट कर पाते तो आपकी परछाई कभी नहीं बनती, बट आपकी परछाई बन रही है, इसका मतलब क्या है, विजिबल रेंज के पार्टिकल को मैं एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। समझ में आई बात? जब वो मेरे को हिट करते हैं तो मेरे ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है, वो मेरे को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? आप ऐसा हाथ करोगे आपके हाथ की परछाई बन जाएगी,
विद फ्लैश। बनती है या नहीं बनती है? फ्लैश मतलब मास, ठीक है। सोचिए जब आप एक्सरे कराने जाते हैं तब भी यही है। एक्सरे में क्या होता है? एक्सरे में भी एक टाइप की आपको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही आपके ऊपर डाला जाता है, एक्सरे। लेकिन एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा है, तो एक्सरे क्या करता है? एक्सरे आपके फ्लैश वाले पोर्शन को तो पेनिट्रेट कर जाता है, उसकी परछाई नहीं बनती है। परछाई किसकी बनती है? बोन्स की, क्योंकि बोन ज़्यादा डेंस है। समझ में आ रही बात? तो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है उनको एक्सरे पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, लेकिन जो फ्लैशी एरिया है उसकी डेंसिटी कम है, उसको वो पेनिट्रेट कर पाते हैं, तो आपको बोन्स का स्ट्रक्चर दिख जाता है, ठीक है। तो टोटल मिला के आपको आइडिया ये रखना है कि जैसे जैसे रेस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी बढ़ती है, उनका पेनिट्रेट करने की पावर बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी तो पेनिट्रेशन पावर बढ़ता है, एनर्जी घटेगी तो पेनिट्रेशन पावर घटता है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको नॉर्मल लाइफ का। रेडियो, ये दिख रहा है आपको रेडियो वेव्स? सबसे लास्ट में सर लेमडा, लेमडा सबसे ज्यादा है। लेमडा अगर सबसे ज्यादा होगा तो एनर्जी सबसे कम होगी। मतलब रेडियो वेव्स की एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे कम है, ठीक है। रेडियो अगर सर आपने कभी कभी चला, हाँ बोलिए। हाँ, तो रेडियो अगर आपने कभी चलाया हो, ठीक है, एफएम आप सुनते हैं आप, तो एफएम में पल पल रिसेप्शन की दिक्कत आती है। अगर आप एक जगह पे बैठे हो और वहां पे रेडियो बज रहा है बहुत बढ़िया, आप थोड़ा सा भी हिलोगे, इधर उधर जाओगे, तुरंत आवाज में डिस्टॉर्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पेनिट्रेशन पावर है रेडियो वेव्स की वो बहुत ही कम है, वो आपके घर की दीवारों को पेनिट्रेट आसानी से नहीं कर पा रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए आपको रिसेप्शन अच्छा नहीं मिल रहा है। द सेम गोज टू माइक्रोवेव्स, फोन। आप लोगों में से कई लोग फोन के रिसेप्शन को लेकर दुखी होंगे। उनके घर में किसी कमरे में टावर बहुत अच्छा आता होगा, आवाज बहुत अच्छी क्लियर आती होगी, लेकिन किसी दूसरे कोने में आवाज नहीं आती, फोन नहीं लगता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ है। क्यों? क्योंकि पेनिट्रेशन पावर बहुत खराब है, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे है लोएस्ट एनर्जी में। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? ऐसे समझिए। लेकिन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फूटा या रेडियो एक्टिव डिके हुआ तो कौन सी रेज निकलती हैं? गामा रेज। तो हीट से तो बहुत कम लोग मरते हैं, बट रेडिएशन पॉइजनिंग से ज्यादा लोग मर जाते हैं। और गामा रेज जो है उनके लिए उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उनके लिए ऑब्स्टिकल कितनी थिकनेस का आप ले आइए वो उसको भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। बंकर जिनमें बड़ी बड़ी कंक्रीट की और स्टील की दीवारें बनी होती हैं, आप बंकर में भी सुरक्षित नहीं हो अगर आप क्लोज रेंज में हो न्यूक्लियर बॉम्ब के। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा है कि पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा है कि वो उस पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल को भी उनके लिए ऑब्स्टिकल नहीं है, उसको पेनिट्रेट कर जाएंगे। अगर आपके मोबाइल फोन गामा रेज ट्रांसमिशन से चलते तो पहली बात तो आप उन्हें यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो आपको आयोनाइज कर देते। हर एक फोन के ऊपर लिखा रहता है सार वैल्यू, ठीक है, मतलब रेडिएशन कितना आप पर किलोग्राम आपकी बॉडी झेल रही है उस फोन को यूज करते वक्त, ठीक है। वो वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। जो फोन जितना कम सार वैल्यू रखेगा वो आपकी हेल्थ के लिए उतनी अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए हाई मतलब बढ़िया कंपनी के फोन खरीदने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी सार वैल्यू कम होती है, वो लेस हार्मफुल होते हैं लॉन्ग रन में। जो सस्ती कंपनियां होती हैं उनमें जो रिसीवर और ट्रांसमीटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन छोड़ते हैं, सार वैल्यू ज़्यादा होती है उनकी। SAR आप पढ़ सकते हैं, आप गूगल सर्च करिए अपने फ़ोन के लिए, आपको SAR वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये रेडिएशन के वैल्यू है। गामा रेस की सार वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप उनके कांटेक्ट में कुछ सेकंड्स के लिए भी रहोगे तो भी आपका DNA मतलब म्यूटिलेट हो जाएगा, आप मतलब आयोनाइज हो जाएंगे और आपको रेडिएशन पॉइजनिंग हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप जानते ही हो रेडिएशन पॉइजनिंग तो एक अलग ही बीमारी है, धीमे धीमे करके आपकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लग जाएगी। समझ में आ रही बात सबको या नहीं आ रही है? मैडम साजिया वसीम जी, तो आप समझिए मेरा कहने का मतलब ये है कि एनर्जी जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बढ़ेगी उसका पेनिट्रेशन पावर बढ़ता है। क्लियर? बोलिए साजिया वसीम। हाँ सर क्लियर। तो मैं ये बोल रहा था कि जब मैं लेमडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेमडा का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब फ्रिक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक से
सबसे लोएस्ट एनर्जेटिक की तरफ अगर बढ़ता हूँ, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज करता हूँ लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटी लैम्डा पाई जाती है कॉस्मिक रेज में। और कॉस्मिक रेज मतलब बहुत ही खतरनाक, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक कॉस्मिक रेज होती हैं। कॉस्मिक रेज जनरली स्टार्स इमिट करते हैं, ठीक है। जैसे सन नॉर्मली कॉस्मिक रेज इमिट नहीं करेगा, लेकिन जब सन के ऊपर स्टॉर्म आता है, जिसको हम बोलते हैं सोलर स्टॉर्म, ठीक है, ऑफ कोर्स सोलर स्टॉर्म के वक्त बहुत ही हाई एनर्जी रेडिएशंस, जिस डायरेक्शन में वो स्टॉर्म का मतलब मैं कहूँगा एक्सेस है, उस डायरेक्शन की तरफ सन का बहुत सारा मास और बहुत सारे हाई एनर्जी पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज स्टार्स इमिट करते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान। सुपरनोवा एक्सप्लोजन आपने जरूर सुना होगा कि जब बहुत बड़ा स्टार मरता है, डाई मतलब जब खत्म हो जाता है उसका फ्यूल, तो वो एक बहुत बड़े विस्फोट की तरह फूट जाता है। पर सेकंड इतनी एनर्जी रिलीज होती है जितना सन हजारों सालों में रिलीज कर पाएगा, उतना एक सेकंड में रिलीज हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान कॉस्मिक रेज जो है पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है। समझ में आ रही बात? कॉस्मिक रेज आर हाईली एनर्जेटिक, और उनके लिए उनकी पेनिट्रेशन पावर तो इतनी ज्यादा है कि अर्थ भी उनके लिए ऑब्स्टिकल नहीं है। समझ में आई बात? कॉस्मिक रेज अर्थ को भी पूरा का पूरा एक बॉडी मानते हुए पेनिट्रेट कर सकती है, अर्थ भी उसे नहीं रोक पाता। गेट द पॉइंट? और इनकी जो लैम्डा है वो किस ऑर्डर में होती है? 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख रखा है, हर ब्लॉक के नीचे मैंने उनका लैम्डा इंक्रीमेंट दिखाया है, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। कॉस्मिक रेज के बाद और थोड़ा लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी थोड़ी घटेगी, तब नंबर आता है गामा रेज का, ठीक है। और गामा रेज जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, रेडियो एक्टिव मटेरियल, अल्फा बीटा गामा, ये सब रिलीज करते हैं, ठीक है। तो गामा रेज आर ऑल्सो हाईली एनर्जेटिक। लैम्डा थोड़ा बढ़ गया है बट एनर्जी थोड़ी घट गई है। अब एनर्जी उतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एनर्जी बहुत ज्यादा है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ, जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा तो अर्थ खत्म हो जाएगा, तो लोग सही बोलते हैं। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि लोग जो है केवल जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया वहां पे ही केवल आदमी नहीं मरता है, वहां पे तो आदमी मरता है हीट से, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हुई, तो लोग हीट से वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे हिस्ट्री में, दो ही बार बॉम्ब गिराया गया है न्यूक्लियर बॉम्ब। बाकी तो टेस्टिंग होती है तो बहुत ही गहरे जमीन के अंदर या पानी के अंदर वो टेस्टिंग करते हैं, ऑल्दो ये भी गलत है, नहीं करना चाहिए। बट 2 ही बार बॉम्ब गिरे हैं, लेकिन बॉम्ब गिरे हैं किसके ऊपर? 2 शहरों के ऊपर, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर। लेकिन लोग कहाँ कहाँ के मर गए? पूरे जापान के। मैक्सिमम लोगों को रेडिएशन पॉइजनिंग हो गया। तो 2 टाइप से वो इफेक्ट करता है। पहला, जिस जगह पे उसका एपी सेंटर है उस जगह पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, तो जितनी भी चीजें हैं वो सब वेपराइज हो गई, तो वो तो सीधे ही चले गए लोग, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा कम होती जाएगी, आप जितने दूर रहेंगे उतने सेफ है, लेकिन जितने क्लोज रहेंगे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, इस टाइप से सर्कल्स बनेंगे रेडिएशंस की, और देखा जाएगा कि सेफ डिस्टेंस कितनी है। तो आप मान लीजिए कि नागासाकी पे या हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया गया था, उसमें जो क्रेटर बना होगा वो तो कुछ किलोमीटर का ही होगा, मतलब कुछ किलोमीटर पे सब साफ, ठीक है, कुछ नहीं बचा। लेकिन बाकी जो चीजें बची हैं, बाकी जो लोग बचे हैं, 100 किलोमीटर दूर का जो आदमी है, वो कैसे मतलब खत्म हुआ? रेडिएशन पॉइजनिंग से, क्योंकि गामा रेज निकलती है इस केस में बहुत स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रही बात? तो वो जो भी उसके सामने आएगा वो उसको आयोनाइज करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो धीमे धीमे, पहले तो आपको कुछ नहीं होगा, बट धीमे धीमे समय के साथ साथ आपका डीएनए टूटेगा, ब्रेक करने लग जाएगा, ऑर्गन सिस्टम सब ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। आज तक उसके इफेक्ट जापान के लोगों के ऊपर देखे जा रहे हैं, ठीक है। आज तक भी जो मतलब म्यूटेशन है वो देखा जा रहा है जापान के लोगों में। एनी, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ गामा रेज। गामा रेज से भी थोड़े लेस एनर्जेटिक, लैम्डा थोड़ा ज्यादा कर दीजिए तो आपको कौन सी रेज मिलती है? एक्स रेज। तो नो डाउट
एक्सरे मशीन, जब आप एक्सरे कराने जाते हो तो वो केवल कुछ सेकंड्स के लिए ही आपके ऊपर एक्सरे छोड़ता है, ठीक है। अगर आप 10 मिनट के लिए आराम से मजे कर रहे हो एक्सरे मशीन के सामने, तो ऑफ कोर्स आपका आयोनाइजेशन हो जाएगा, दैट विल बी हाईली हार्मफुल। आपको स्किन कैंसर या डीएनए म्यूटेशन वाली, रेडिएशन पॉइजनिंग वाली बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए एक्सरे मशीन के रूम के बाहर लिखा रहता है हाई रेडिएशन कॉशन, इसके मशीन के आसपास ना घूमें, दूर रहें, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज दूर रहें, ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी है, उतनी एनर्जी आप नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। अगर आपको आदत है बार बार एक्सरे कराने की तो भैया मत कराइए, जब जरूरत पड़े तभी कराइए, क्योंकि दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ इन लॉन्ग रन, ठीक है। एक दो बार करा लिया ठीक है, लेकिन आप डेली डेली एक्सरे करा रहे हो, दैट इज़ वेरी मतलब बैड फॉर योर हेल्थ। वाई? बिकॉज एक्सरे इज हाईली एनर्जेटिक रे, ठीक है, गामा रेज से कम, लेकिन फिर भी ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी उतना नहीं झेल सकती, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद और ज़्यादा लेमडा कितना होता है ये भी नोट करते जाइए। जो कॉस्मिक रेज है उनका लेमडा 10⁻⁻14 मीटर, गामा रेज का जो लेमडा है वो 10⁻⁻13 मीटर के ऑर्डर में आता है, मतलब गामा रेज कॉस्मिक रेज से भी 10 टाइम्स 100 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्गर है। एक्सरे का जो लेमडा है वो 10⁻12 से लेके 10⁻10 मीटर की रेंज में आता है, ठीक है, पूरा ब्लॉक, ठीक है। एक्सरे से भी ज़्यादा लेमडा और लेस एनर्जी रखने वाली रेज कौन सी होती हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, ठीक है। इनका लेमडा 10⁻9 से 10⁻7 के ऑर्डर में बिलोंग करता है। और आप जानते ही हैं ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक बहुत ही अच्छी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन लेयर, जिसका काम है कि हार्मफुल रेडिएशन से आपको बचाना। अगर ओजोन लेयर ना हो तो भैया ये सारे रेडिएशन, क्योंकि सन तो ब्लैक बॉडी रेडिएटर है, सन से आने वाले मतलब मैं कहूँ रेडिएशन में सारी टाइप की रेज होती है, ठीक है। तो अगर आप सनलाइट में खड़े हुए और ओजोन लेयर नहीं है तो आपके ऊपर यूवी रेज भी आ रही है, एक्स रेज भी आ रही है, गामा भी सब आ रही है, ठीक है। आप नहीं बचेंगे, सीधी बात, ठीक है। आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, दिक्कतें होंगी, ठीक है। बट जो आपकी ओजोन लेयर है वो आपको प्रोटेक्ट करती है, और जो मेन कंपोनेंट है सबसे ज़्यादा सनलाइट में वो होता है यूवी वाले पोर्शन का। तो मेन हम ये बोलते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेज से आपको बचा लेता है कौन सा? ओजोन लेयर, ठीक है। बाकी बचाता तो आपको सबसे, ठीक है, क्योंकि ओजोन ऑक्सीजन हाई एनर्जी पार्टिकल एब्जॉर्ब करके ओजोन बनाता है और वो एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, ठीक है। जब सनलाइट होती है तो ओजोन बन जाता है, सनलाइट नहीं होती है तो वो वापस से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है। लेकिन हम ही लोगों के वजह से, हम ही लोगों के क्या कहते हैं मतलब इकोलॉजी के तरफ ना देख के अपने फायदे को देखते हुए हमने जो काम किए उसकी वजह से ही ओजोन लेयर में दिक्कतें चल रही थी रिसेंट टाइम्स में। 1970 1980s में CFCs नाम की गैसेस को हम यूज़ करते थे फ्रिज में, ठीक है, AC वगैरह में कूलेंट के रूप में, जिससे ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचा है। आप सभी लोग जानते हैं बात, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया नहीं? बोलो। sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. इसके बाद एक बहुत ही छोटा सा ब्लॉक है, मतलब अगर मैं लैम्डा और बढ़ाऊं तो एक बहुत छोटा सा ब्लॉक है जिसमें आपकी दुनिया सिमटी हुई है, आप केवल इसी ब्लॉक को देख पाते हैं, दैट इज नोन एज विजुअल रेंज। विजुअल रेंज में ही क्या होता है? विबज्योर, और ये रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर्स के बीच में, मतलब 4 × 10⁻⁷ से लेके 7 × 10⁻⁷ तक। बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इतना पोर्शन ही आपको दिखाई देता है। हर एक कलर का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है? वायलेट कलर का, जो कि 400 नैनोमीटर के लगभग है। सबसे बड़ा जो वेवलेंथ आप देख पाते हैं वो है रेड कलर का, जो अराउंड 700 नैनोमीटर्स के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आई बात? ऑफ कोर्स एनर्जी डिक्रीज कर रही है, मतलब सबसे हाई एनर्जी जो आप देख पाते हैं वो वायलेट कलर है, और सबसे लो एनर्जी जो आप देख पाते हैं वो रेड कलर होता है, ठीक है, ठीक है। और आजकल के टाइम में ये मतलब आपने जरूर देखा होगा ऐड वगैरह में, चश्मों के ऐड आते हैं, ब्लू कलर फिल्टर या ब्लू रेज से बचाने के लिए फिल्टर, बिल्कुल। तो ब्लू रेज जो है वो ज़्यादा एनर्जेटिक है। अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर की स्क्रीन या कोई भी LCD LED स्क्रीन देखते हैं तो उससे ब्लू रेज तो बिल्कुल निकलेगा,
जो आपके रेटिना को डैमेज कर सकता है। तो ऑफ कोर्स ऐसे ग्लासेस पहनने चाहिए जिनमें ब्लू रेज फिल्टर हो, ताकि अगर, क्योंकि आजकल लॉकडाउन के टाइम पे तो मैक्सिमम लोग स्क्रीन के सामने ही बैठे हैं, तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोगों को आंखों की दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए तुरंत लेंसकार्ट नाम के आदमी ने, या जो अलग अलग कंपनीज हैं, वो ब्लू रे फिल्टर वाले लेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आपने जरूर सुना होगा। सब चीज़ों को रिलेट करिए तभी आप समझ पाएंगे। तो ब्लू रे फिल्टर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो इन रेज को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब जो लो एनर्जी वाली रेज है वही आपके रेटिना पे पहुंचती हैं, तो इमेज थोड़ी डल बन जाती है, उतनी ब्राइट नहीं होती, बट आपकी आंखें जो है वो बची रह जाती है। ठीक है, दिस इज द थिंग। एनी, सो दिस इज द विजिबल रेंज। अब रेड कलर से भी नीचे चले जाइए तो आपको दिखाई तो कुछ नहीं देगा, लेकिन हाँ, ये कंपोनेंट जो है ये कहलाता है इंफ्रारेड कंपोनेंट। ठीक है, एनर्जी और भी कम है, लेमडा थोड़ी ज़्यादा है। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 10⁻⁷ से लेके 10⁻⁴ मीटर की रेंज में आपका लेमडा क्या कहते हैं, वेरी करता है। और ये जो ब्लॉक है ये कहलाता है इंफ्रारेड रेज। और इस ब्लॉक का जो मेन काम है वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट देना। ठीक है, अब कोई भी चीज़ गर्म हो रही है तो वो इंफ्रारेड की वजह से ही गर्म होती है। जैसे आप धूप में बैठते हो तो आपको गर्मी का एहसास होता है। तो गर्मी का एहसास किन रेस की वजह से होता है? इंफ्रारेड रेस की वजह से। ठीक है, तो हीट से रिलेटेड है इंफ्रारेड। और मैंने बता ही दिया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें इंफ्रारेड विजन होता है। ठीक है, आप भी इंफ्रारेड गॉगल्स ऑर्डर कर सकते हैं, ऑल्दो महंगे आएंगे। तो आप रात के टाइम पे उन गॉगल्स को लगा के देख सकते हो। तो जितनी भी चीज़ें लिविंग है वो हमेशा एक कांस्टेंट हीट, उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, तो कांस्टेंट हीट इमिट करती रहती है सराउंडिंग को। तो जब आप इंफ्रारेड गॉगल लगाते हैं तो आपको केवल और केवल हीट पैटर्न दिखता है बॉडी का। ठीक है, तो आपको शक्ल नहीं दिखेगी बट हीट दिखेगी। तो बहुत सारे क्या कहते हैं थर्मल डिटेक्शन जो टेक्निक्स हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, जो लोग क्या कहते हैं स्मगलिंग वगैरह करते हैं, उनमें इंफ्रारेड विजन का इस्तेमाल किया जाता है, स्कैनिंग। ठीक है, तो पता चल जाएगा, जो लिविंग चीज़ है वो अलग दिख जाएगी, जो नॉन लिविंग चीज़ है वो अलग दिख जाएगी। तो जो भी नॉन लिविंग चीज़ है, सोना वगैरह, मेटल्स वगैरह, उन सबको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनी, सो दैट इज द इंफ्रारेड रीजन। इससे भी ज़्यादा लेमडा आप बढ़ाएंगे 10⁻³ से 10⁻² मीटर, मतलब सेंटीमीटर, मतलब एक ऑसिलेशन में अब 1 सेंटीमीटर। अब आपके नॉर्मल दुनिया में आ गए हैं। ठीक है, कि एक पूरा ऑसिलेशन करने में 10⁻² सेंटीमीटर तक गए हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर कवर हुआ है। तो उस रेंज में जो वेव्स होती हैं वो कहलाती है माइक्रोवेव्स, जिनकी वजह से आप बात कर पा रहे हैं। आपके फ़ोन में जो एंटीना लगा हुआ है ऊपर, रिसीवर एंड माइक्रोफोन, ये सब माइक्रोवेव्स के थ्रू ही कनेक्टेड है टावर के साथ, या जो भी चीज़ें हैं। समझ में आ रही बात? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, माइक्रोवेव रेडिएशंस के थ्रू ही आपके फ़ोन कनेक्टेड है। और इनसे भी ज़्यादा लैम्डा, मतलब इनसे भी कम एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी जो पाई जाती है वो रेडियो वेव्स में पाई जाती है। ठीक है, और रेडियो वेव्स तो आप जानते ही हो। आपने अगर रेडियो सुना हो एफएम, तो एएम एफएम दो सेक्शन होते हैं। बड़ा वाला जो ट्रांजिस्टर होता है रेडियो वाला, वो एएम को कैच करता है, और आपके फ़ोन में जो है रिसीवर, वो केवल एफएम वेव्स को ही कैप्चर करता है। और एफएम जो है वो उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक ही आपके चैनल्स बनते हैं। ठीक है, तो 88 मेगाहर्ट्ज मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 88 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। उनकी वेवलेंथ कितनी निकलेगी? आप निकाल के देख लीजिए, वो इसी ऑर्डर में आएगी, मतलब 10 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर की रेंज। दैट मीन्स रेडियो वेव्स एक पूरे ऑसिलेशन के दौरान 1 मीटर या मीटर्स के ऑर्डर में डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इसमें कुछ कहना है? कोई कुछ कहना चाहता है? बताएं, बोलिए। समझ में आया आप सबको या नहीं? तो मैंने लेमडा के ऑर्डर में
अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज कर दिया। तो ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट है फ्रॉम कॉस्मिक रेज टू रेडियो वेव्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बोलो सर माइक्रोवेव क्या है सर? माइक्रोवेव एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी एनर्जी जो है मतलब बहुत ही कम है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 10⁻³ से लेकर 10⁻² मीटर की रेंज में आती है। पढ़ते हो ना नए नए स्पेक्ट्रम की नीलामी 2G 3G 4G अब 5G आने वाला है, तो वो किसकी नीलामी करते हैं? इन्हीं फ्रिक्वेंसी की, इन्हीं बैंड्स की नीलामी करते हैं कि इस कंपनी वाले आदमी केवल इसी फ्रिक्वेंसी में अपने टावर और फोन के बीच में कनेक्ट कर पाएगा। समझ में आ रही बात? माइक्रोवेव्स जो है वो ऐसी ऐसी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिनकी वेवलेंथ 10⁻³ से 10⁻² मीटर के ऑर्डर में पाई जाती है। सर कॉस्मिक रे कॉस्मिक रेज तो क्या है, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक रेज है जो जनरली सुपरनोवा एक्सप्लोजन या जो स्टार्स हैं उनके ऊपर जब क्या कहते हैं स्टॉर्म्स आते हैं तब रिलीज होती है। मतलब ये इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक है कि आप मतलब नहीं मतलब इनको पकड़ सकते, नहीं इनको झेल सकते, सीधी बात। मतलब ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा गोला है जिनके सामने जो भी आएगा वो खत्म हो जाएगा, ये वाली बात आप समझ सकते। ठीक है, तो उनका नाम है कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो आपको बैंड के हिसाब से, लैम्डा के हिसाब से उनका याद करना है। जैसे कॉस्मिक रेज के अंदर जो एनर्जी है वो कितनी है, अगर उसका लैम्डा आप 10⁻14 ही मान लें तो एनर्जी कितनी निकल के आएगी सोचिए। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि अगर लैम्डा आपका 10⁻, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। तो अगर आपका लैम्डा नहीं दिखेगा येलो तो ग्रीन कर देता हूँ। अगर आपका लैम्डा मान लेते 10⁻14 मीटर है तो सोचिए एनर्जी कितनी निकलेगी। बेसिक आइडिया तो है ही आपको, एच न्यू या क्या होता है SC/λ। आप वैल्यू डाल के देखिए, पता चल जाएगा आपको कि एक कॉस्मिक रे का फोटोन मतलब एक क्वांटा कितनी एनर्जी रखता है। एच कितना है 6.625 × 10⁻34। सी कितना है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा कितना है 10⁻14 जूल्स। देखिए कितना 6.625 × 3 इंटू कितना आएगा 10⁻34 है और 10⁻8 है, कितना हो गया 10⁻34 और 10⁻8 हो गया 10⁻26 हो गया। और नीचे 10⁻14 तो 14 और घटा दीजिए, कितना आएगा 10⁻12। तो आप सोचिए 10⁻12 के ऑर्डर में, और ये भी एक 6 × 3 18 20 के लगभग होगा, तो अराउंड 10⁻11 जूल एक सिंगल फोटोन में है। सोचिए अगर 1 मोल फोटोन आ गया आपके ऊपर तो कितनी एनर्जी होगी। सोचिए 1 मोल बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई करिए 23 से 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जूल एनर्जी आएगी 10⁻12 जूल के ऑर्डर में। समझ मेरी बात? अब यही सेम काम आप माइक्रोवेव पे करके देखिए तो आपको एनर्जी बहुत ही कम मिलेगी। आप इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मतलब कैसे लिख पाएंगे 10⁻11 डिवाइड बाई 10⁻19 तो 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी एक कॉस्मिक रेज में। समझ पा रहे हैं? हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे एनर्जी कितनी है 10⁸ 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना ज़्यादा अंतर है। तो कॉस्मिक रेज ऐसी रेज होती है जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। ठीक है, नेचर में वो कहाँ पाई जाती है मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। रही बात इससे आगे की कॉस्मिक रेज कैसे बनती है, कैसे ट्रैप होती है, तो उसके लिए तो भैया एक अलग ही क्या कहते हैं फील्ड है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स के लोग हैं जो कि हाई एनर्जी रेडिएशन को कैप्चर करने के लिए अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आप काम कर सकते हो। जैसे यूरोप में भी है ना सन सेंटर फॉर यूरोपियन रिसर्च ऑन न्यूक्लियस, ये सब
जिसमें वो एंटी मैटर इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को ऑसिलेट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में मूव करा के दूसरे एटम के अंदर घुसा देते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो वो अलग ही दुनिया है, वो आपके लिए नहीं है। अगर आप नीट के को टारगेट कर रहे हैं तो ये तो एस्ट्रोफिजिक्स की बात है, दैट इज नेवर मतलब इन योर सिलेबस। ठीक है, उसके लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी एस्ट्रोफिजिक्स में, तब आप काम कर पाएंगे कॉस्मिक रेज के ऊपर। एनीवे, क्लियर है? और किसी को कोई डाउट? क्लियर है सर। साजिया साजिया जी से ही पूछ लेता हूँ एक बार। क्लियर है। ओके, हाँ, कौन बोल रहा था? बोलिए। कोई सर बोला, बोलिए बोलिए। किसी को और कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास डाउट नहीं है तो इस स्पेक्ट्रम में आपने क्या किया? कोई नया काम नहीं है। अलग अलग दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, आपने उन सबको लेमडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। लेमडा का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, कि कोई बीच में कुछ कुछ बोल रहा है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, तो भाई आप लिख दीजिए अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं या आपको मैं नहीं सुन पा रहा हूँ तो। ठीक है, आप लिख दीजिए, मैं चैट बॉक्स चेक कर लूँगा। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब एनर्जी एसोसिएटेड, क्योंकि मेन बात तो एनर्जी की है भाई साहब। क्योंकि अगर मेरा एटम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान लोअर से हायर ऑर्बिट में जाते वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को खा रहा है, या हायर से लोअर आते वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को छोड़ रहा है, तो ये बात पक्की है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर एसोसिएटेड एनर्जी अगर मेरे को मिल जाए, तब मैं एनर्जी कंजर्वेशन का बेसिक फंडामेंटल रूल लगा सकता हूँ। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मेरी एनर्जी अभी -50 है, -50 है, और अगर मैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा हूँ और मैंने एनर्जी एब्जॉर्ब की है 30 जूल के बराबर, तो वो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, -20 वाली ऑर्बिट में। समझ में आ रही बात? तो जो एटॉमिक मॉडल पे हमें चीज़ चाहिए, वो चाहिए एनर्जी। तो हमें ये आइडिया लगाना है कि जो एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एसोसिएटेड होती है, उसको हम इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल को कैसे सप्लाई कर सकते हैं और वो कितनी होती है। ठीक है, किसी ने कुछ लिखा है? भाई मोहम्मद हुसैन अहमद, मेरा आवाज़ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, आपका इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, क्योंकि बाकी लोगों को मेरा आवाज़ आ रहा है और आप जो बोल रहे हो वो भी मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए, थोड़ा वापस से रीस्टार्ट करिए मोबाइल इंटरनेट को, या जो भी वाईफाई हो आपका। ठीक है, और आपका जो डाउट है वो क्या है कि इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। अगर आपके ऊपर मैं इंफ्रारेड चला दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप गर्म होते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, तो जो जैसे आप क्या कहते हैं, किसी भी खाना पकाते हैं, तो खाना मतलब पकाते वक्त आप चीज़ों को गैस के ऊपर रखते हैं ना, जहाँ पे फ्यूल जल रहा है, तो फ्यूल की फ्लेम आपको दिखती है, लेकिन फ्लेम के ऊपर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जो पूरे के पूरे आपके जो बर्तन है उसको गर्म कर रही है, दैट इज इंफ्रारेड। आप उसे फील कर सकते हैं, आप उसे देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए आपको अलग मैकेनिज्म चाहिए जो आपके पास नहीं है। समझ में आया? ओके, हुसैन अहमद जी, मेरी बात समझ में आई आपको? तो आप हीट वेव्स को या हीट को नहीं देख सकते, फील जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेज होती हैं जिनकी वजह से हीट जो है वो कंडक्ट होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है। आपने जरूर पढ़ा होगा फिजिक्स में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं हीट ट्रांसफर में। ठीक है, अब उतनी फिजिक्स तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन हाँ मैंने पढ़ा है अपने टाइम पे, इतना मैं बोल सकता हूँ। चलिए, क्लियर है? ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, आप वैसे प्रॉब्लम को समझिए। मैं ये चाहता हूँ, यहाँ पे समझ में आएगा। मैं ये चाहता हूँ जैसे आप इलेक्ट्रॉन हो, ये हो आप,
ठीक है, आपकी एनर्जी है 100 जूल। आपने किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और आप उछल के एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए जिसकी एनर्जी है 200 जूल। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप 100 से 200 जूल में पहुंचे हैं तो जो वेव आपने एब्जॉर्ब की है उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए बताइए। अगर आपकी इनिशियल एनर्जी 100 थी, बाद वाली एनर्जी 200 हो गई, और 200 कैसे हुई? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके। तो बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 100 100 होनी चाहिए। दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन। तो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी निकालना आना चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी नहीं निकाल सकता तो फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की स्टडी नहीं कर पाऊंगा, जो कि मैं बोर्स मॉडल में करना चाहता हूँ। तो इसलिए हमें एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए। ठीक है, तो पहली बार, सबसे पहली बार जो एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की है वो की है किस आदमी ने? प्लांक नाम के आदमी, और उसने अपनी क्वांटम थ्योरी दी। भाई कौन बोल रहा है बार बार? प्लीज एक बार बोल लो, जो भी हो बोलो, बोलिए बोलिए, जो बोल रहा था वो बोलिए अपनी बात। बोलिए। नहीं तो भाई जो भी आदमी बोलना चाहता है उसके साथ बिल्कुल टेक्निकल दिक्कत हो सकती है, उसका नेट काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको मिल ही रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही है, देन यू कैन यूज द सेकेंड मीडियम। आप वहाँ पे लिख दीजिए अपना डाउट, ये मत लिखिए कि आपको आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि वो इंटरनेट की प्रॉब्लम है भैया, वो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, वो आप भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट आप अपने डाउट तो पूछ ही सकते हैं। तो अपना डाउट लिख दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए। तो जो पहला आदमी है जिसने क्या कहते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की, वो था प्लांक। और प्लांक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी जिसका नाम है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक ने क्या किया? एक्चुअली आप लोग 12 पास है तो आप मेरी बात समझ पाएंगे। आप जानते हैं कि हर एक मैटर में डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब वो पार्टिकल की तरह ही बिहेव करता है और वो वेव की तरह ही बिहेव करता है। अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट में एक तो न्यूटन साहब वाले लोग थे। अगर मैं 1500 से स्टार्ट करूं लाइट की हिस्ट्री, तो न्यूटन साहब के फॉलोवर लाइट को क्या मानते थे? पार्टिकल। क्योंकि न्यूटन पार्टिकल बोल के गया था। न्यूटन ने बोला था कि लाइट जो है, क्योंकि लाइट हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, लाइट क्या कहते हैं हमको हीटिंग इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और हर एक पार्टिकल की कुछ एनर्जी। अब न्यूटन साहब बहुत बड़े आदमी थे, उनकी बहुत फैन फॉलोइंग थी। तो न्यूटन साहब के जो फॉलोवर थे उन्होंने हमेशा लाइट को पार्टिकल माना और उन्होंने हमेशा प्रूव करने की कोशिश की कि लाइट पार्टिकल नेचर दिखाता है। ठीक है, वो अलग बात है कि 400 साल लग गए, तब जाके आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करके दिया पार्टिकल नेचर के बेसिस पे अराउंड 1950s में, जिसके ऊपर उसे नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लोग 12 पास है इसलिए मैं आपको ये बोल पा रहा हूँ, अगर आप 11th में होते मैं इसको कभी नहीं बोलता। लेकिन आप लोग 12 पास है, प्रॉपर बैच है, तो ऑफकोर्स आपको बेसिक आइडिया क्लियर है, डुअल नेचर ऑफ मैटर आप जानते हैं। तो सोचिए, लाइट की अगर मैं बात करूं तो 1500 से लेके 1900 तक क्या चला? न्यूटन के फॉलोवर लाइट को पार्टिकल बोलते रहे और जब तब जाके आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव किया और बताया कि लाइट पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल गिरता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ये न्यूटन ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, न्यूटन ने बहुत महान महान चीजें दी, सॉरी न्यूटन नहीं, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बहुत महान महान चीजें दी है दुनिया को। ठीक है, लेकिन वो सब थ्योरी है, उनको कोई प्रूव नहीं कर पाया है। वॉर्म होल, टाइम ट्रेवल, रिलेटिविटी, ये सब थ्योरीज हैं। ठीक है, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस देम, क्योंकि कोई आदमी लाइट की स्पीड के पास पहुंच ही नहीं पाया अभी तक। ठीक है, तो आइंस्टीन की जो थ्योरेटिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी
उसके ऊपर नोबेल प्राइज नहीं मिला है उसे नोबेल प्राइज किसके ऊपर मिला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो बहुत ही लेमन टर्म है, बहुत ही छोटी सी बात है, आज का कोई भी आदमी समझ जाएगा। मैं समझाऊंगा आपको, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस आदमी का जो थ्योरी था वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नहीं था, लेकिन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि टाइम डायलेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं से तो उसको कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। तो भैया इस थ्योरी को उसे दे दिया गया नोबेल प्राइज, बट उसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिलेटिविटी आप जानते हैं। एनीवे, समझिए, तो न्यूटन के फॉलोवर लाइट को पार्टिकल मानते रहे अगले 400 सालों तक। उसी के 100 साल बाद एक आदमी और पैदा हुआ जो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, ह्यूगन्स प्रिंसिपल। अगर आपने फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स पढ़ा है तो रे ऑप्टिक्स के शुरुआत के 2 पन्नों में ह्यूगन नाम का आदमी मिला होगा आपको। ह्यूगन Yes, sir. आदमी था 1600s का, 1700s का, और उस आदमी ने शुरुआत से बोला कि लाइट वेव है। लेकिन आप जानते ही हैं, जिसकी फैन जो दिखता है वो बिकता है। तो न्यूटन के फॉलोवर ज़्यादा थे। ह्यूगन पूरी जिंदगी भर चिल्लाता रहा कि लाइट वेव होता है, लाइट में इंटरफेरेंस होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये बाद में हुए, लेकिन उसने हमेशा उसने जो कंसेप्ट दिया है कि लाइट मतलब द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, कि लाइट का सोर्स होता है, उसकी वेव फ्रंट होती है, और हर एक वेव फ्रंट एक नया सोर्स बन जाता है। ठीक है, वो आज का तक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लाइट की हिस्ट्री में। लेकिन अफसोस, वो आदमी जिंदगी भर परेशान रहा, उसकी बात किसी ने नहीं मानी। ठीक है, आगे चल के 200 साल बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें लाइट के इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को आपने प्रूव किया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा या नहीं पढ़ा है? बोलिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट Yes, sir. Yes, sir. तब जाके, यस सर। हाँ, तब जाके ह्यूगन्स की आत्मा को शांति मिली होगी। क्यों? क्योंकि उसके फॉलोवर आने लग गए, लड़ाइयाँ होने लग गई। 1900s की शुरुआत तक लाइट के ऊपर लड़ाइयाँ होती थी। लाइट के दो 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 गुट थे साइंटिस्ट के, एक न्यूटन का फॉलोवर पार्टिकल नेचर, एक वेव का फॉलोवर, ह्यूगन्स का फॉलोवर वेव नेचर। ठीक है, तब जाके 1924 में एक और महान आदमी पैदा हुआ, जिसने कुछ भी नहीं बताया, बस ये बोला कि तुम दोनों सही हो। ठीक है, लाइट इंटरेक्शन के बेसिस पे आइडेंटिफाई होता है। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में लाइट पार्टिकल है, वो भी सही है। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में लाइट वेव है, वो भी सही है। क्योंकि हर एक चीज जो हम परसीव नहीं कर पाते, हमारी रेंज से बाहर की है, 10⁻⁻6 मीटर से कम की है, एटॉमिक रेंज की है, उसमें डुअल नेचर होता है अगर वो मूविंग है तो। और वो आदमी कौन था, महान आदमी? डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली इतना भी अपने आप में एक महान आदमी थे, क्योंकि वो सीधा लिख के चले गए कि वेव एसोसिएटेड लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। उनके जाने के 50 साल बाद आदमियों ने ये चीज़ प्रूव की और एक्सपेरिमेंटली पता किया कि हाँ भाई, वो जो बोल के गए थे सही बोल के गए थे। तो ऐसे महान महान लोग पैदा हुए हैं। अब पता नहीं ये फ्यूचर पहले से देख के आए हो या जो भी हो, लेकिन हाँ, डी ब्रॉगली ने 1924 में पहली बार डुअल नेचर ऑफ मैटर की थ्योरी दी और दुनिया को एक नई सोच दी कि भैया लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है, लड़ो मत। तुम्हें 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 तुम्हारी जो विचारधारा है वो कंजर्वेटिव है, समझो, ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझो। ठीक है, लाइट ही नहीं, हर एक चीज में डुअल नेचर है। ठीक है, कोई भी चीज जो एटॉमिक रेंज में है आपकी दुनिया से, क्योंकि आप बहुत से बहुत कितना देख पाते हो, 10⁻³ से छोटा आप नहीं देख पाओगे, पकड़ भी नहीं पाओगे। 10⁻6 का तो आप पकड़ भी नहीं सकते, मतलब आपका हाथों के बीच का गैप हमेशा 10⁻6 से ऊपर होता है। वो तो प्रेशर है जो आपको लगता है कि कोई गैप नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो गैप दिखेगा आपको। समझ में आ रही बात? तो बहुत सिंपल तरीके से डी ब्रॉगली ने सबको एक नई सोच दी कि भैया सब एटॉमिक रेंज में या एटॉमिक रेंज में जितने भी पार्टिकल मूव करते हैं उनके ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं लगती है, उनके लिए नई मैकेनिक्स चाहिए, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। समझ में आ रही बात? और वही चीज का एक जो समझने का तरीका है वो प्लांक्स थ्योरी है। समझ में आ रही बात? तो ये सब महान महान लोग थे जो आज जो आपको जितना पता है उसको एक्सप्लेन करके गए। अगर ये लोग अपने टाइम पे अपने कंट्रीब्यूशन नहीं देते तो आज भी लोग लड़ते, क्योंकि कई लोग पार्टिकल बोलते, कई लोग वेव बोलते, कई लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोलते,
और जब जैसे ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया 1927 में, 3 साल बाद सेम चीज के ऊपर बेस्ड, तो भैया इलेक्ट्रॉन वेव होता है। लो, समझ में आ रही बात? तो यही सब चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए कलेक्टिवली, अदरवाइज तो फिर चैप्टर पढ़ने कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो फिर रट ही लीजिए, फिर क्या ही है। तो समझिए, तो प्लांक क्वांटम थ्योरी पहला मतलब स्टेप था टुवार्ड्स व्हाट, टुवार्ड्स रिलेटिंग अ वेव नेचर टू अ पार्टिकल नेचर। समझ में आ रही बात? मतलब प्लांक ने बोला कि जो भी लाइट है वो वेव है, माना मैंने, लेकिन पार्टिकल के थ्रू तो वेव करती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन उसको खा रहा है तो पार्टिकल कोलिजन के थ्रू ही खा रहा है। तो ऑफ कोर्स व्हाट आई कैन अज्यूम दैट द लाइट वेव इज अ कलेक्शन ऑफ small energy packets, and each energy packets is known as quanta, the quantum, ठीक है? And in case of light, that quanta is known as photon. उसने यही बोला कि for light what I can say light is composed of small energy packets, and that energy packets is known as photon or quantum of light. समझ में आ रही बात? एंड उनके ऊपर एसोसिएटेड एनर्जी कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उस वेव की लेमडा या वेव की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। और उसने पहली बार बोला कि जब मैं उस एनर्जी को वेव से एसोसिएट करूंगा पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, तब उस पार्टिकल की इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इट मींस द वेव नेचर ऑफ लाइट is now converted into particle nature of light using Planck's theory. समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको या नहीं? ठीक है, तो अगर आपके पास एक वेव है लाइट का, कोई बोले एक वेव है जिसका वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो आप तुरंत उसको पार्टिकल नेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि उस वेव के अंदर इस एनर्जी पैकेट के बराबर के पार्टिकल्स होंगे, और उसकी एनर्जी कितनी होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो जो कांस्टेंट आएगा उसको प्लांक ने बोला खुद का कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। समझ में आ रही बात? तो पहली बार एनर्जी पैकेट्स का जो फॉर्मूला आपको मिला जो किसी भी लाइट वेव के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू, और लेमडा इंटू न्यू क्या होता है? C। तो मैं न्यू को क्या लिख सकता हूँ? C बाई लेमडा। That means the same formula can also be written in form of lambda as hc by lambda. So this is the most important thing that you need to learn. समझ लीजिए, सोच लीजिए, कोई दिक्कत है पूछ लीजिए, नहीं पूछ पा रहे लिख दीजिए। ठीक है? बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? तुरंत बोलिए। समझ में आया सबको? तो जब मैं लाइट, क्योंकि मेरे को तो एनर्जी चाहिए भाई, ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से क्या ही होगा? अगर मेरा इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करके हाइयर ऑर्बिट्स में जा रहा है या हाइयर से लोअर ऑर्बिट में आते वक्त वो लैम्डा या न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज कर रहा है, तो मुझे तो फोटोन की एसोसिएटेड एनर्जी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, अदरवाइज तो दिक्कत ही होगी। बोलिए, समझ में आया सबको या नहीं? बोलिए बोलिए। यस आया है सर, समझ में। आया, समझ में आया सर। ठीक है, तो इसी चीज को क्या कहते हैं, हम थ्योरेटिकली लिख पाएंगे। दैट मीन्स अगर लाइट की वेव का आपको लैम्डा या न्यू पता है तो आप बोल सकते हैं कि दैट इज सेम एज द पार्टिकल विद एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, सवाल कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं। जैसे सवाल है, फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन। तो आप तुरंत क्या करोगे? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा लगा दीजिए। H की वैल्यू आप जानते हैं, C अगेन कांस्टेंट है, वैल्यू आप जानते हैं, लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए। तो 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। यूनिट सिस्टम का विशेष ध्यान दीजिए, आपको जूल्स का आंसर मिल जाएगा। सो दिस, इस टाइप से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है, एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त। लेकिन अब थ्योरेटिकल अप्रोच भी चाहिए,
वैसे तो आपको नहीं चाहिए क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आप लोग पहले ही पास कर चुके हैं, बट फिर भी बुक्स में तो लिखा ही होगा। तो बुक्स में जो प्लांक थ्योरी लिखी होती है वो ऐसे लिखी होती है, पढ़ लीजिए। तो बुक्स में प्लांक थ्योरी कैसे लिखी होती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम और मॉलिक्यूल could emit or absorb energy only in discrete quantities and they मतलब small packets and not in any arbitrary amount। तो ये तो आप जानते ही हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन, आपकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड है। पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है -13.6, सेकंड की कितनी है -13.6 डिवाइड बाई 4, थर्ड की कितनी है -13.6 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाएगा तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो फिक्स है। ठीक है, तो आप केवल उसी एनर्जी डिफरेंस के बराबर का फोटोन या तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं या एमिट कर सकते हैं। नीचे से ऊपर जा रहे हैं एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं इमिट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वांटिटी डिस्क्रीट है, आर्बिट्रेरी नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप मान लेते हैं 50 यूनिट है, तो आप 50 यूनिट का ही फोटोन खा सकते हो या छोड़ सकते हो ट्रांजिशन के दौरान। आप 25 का नहीं खा सकते, क्योंकि 25 का खाने का मतलब क्या है, आपकी एनर्जी इन बिटवीन टू ऑर्बिट्स है, जो कि पॉसिबल ही नहीं। समझ में आ रही बात? सो ये पहली चीज बोली गई प्लांक की तरफ से कि जब भी एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं तो वो रैंडम पैटर्न में एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करते हैं। 0 1 2 3 4 ऐसा नहीं है, 1 हो सकता है, 5 भी हो सकता है अगर एनर्जी गैप 1 या 5 के बराबर। लेकिन तुम बोलो एनर्जी गैप 5 है, मैं 4 का फोटोन खा लूँ या 4 का फोटोन इमिट कर दूँ, दैट इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, और उसके बाद प्लांक gave the name quantum to the smallest energy quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation। ठीक है, तो उसने बोला कि ये क्वांटम है, मतलब सबसे छोटी एनर्जी है जो कि रिलीज हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, और उसने बोला कि इस क्वांटम को या इस फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द फोटोन द स्मॉलेस्ट क्वांटम is proportional to the frequency of electromagnetic radiation absorbed or emitted। ठीक है, that means again सेम बात, ये इस फिगर से समझिए, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक, अब यहाँ से अगर वो यहाँ पे जा रहा है या यहाँ पे जा रहा है या यहाँ पे जा रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन होगा ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, इन सारे ट्रांजिशन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, वो केवल और केवल इस एनर्जी गैप के बराबर ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या इस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो आपको अगर एनर्जी गैप पता है तो आप उस एनर्जी गैप को hc/λ या hν के बराबर लिख दीजिए, तो आपको जो फोटोन की फ्रिक्वेंसी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो पता चल जाएगी। ठीक है, ओके, जैसे सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं मेरा फोटोन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी है, इतनी। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में है तो एनर्जी कितनी है, इतनी। थर्ड में है तो इतनी है, फोर्थ में है तो इतनी है। अब सोचिए अगर वो फर्स्ट से सेकंड में गया तो कितना एनर्जी गैप है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का एनर्जी का फोटोन या तो वो खा के 1 से 2 में आ सकता है या फिर उतना फोटोन एनर्जी का फोटोन वो छोड़ते हुए 2 से 1 में आ सकता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? दैट मीन्स एनर्जी गैप डेल्टा ई शुड ऑलवेज बी इक्वल टू hc/λ और hν, जहाँ पे लैम्डा या न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ किसका, फोटोन एब्जॉर्ब और इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यूरिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। क्लियर है बात या नहीं? बोलिए। यस सर। सर यस सर। बस यही करना है आपको। अब इतनी चीज हमें समझनी थी वेव नेचर की, इसके बाद हम इसी चीज को कहाँ पे डाल देंगे अपने बोर्ड्स मॉडल में, तो मुझे एनर्जी और फोटोन इमिटेड और एब्जॉर्ब के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। तो हमने जो स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पढ़ा, अब वही सेम स्पेक्ट्रम हम एटम्स का बना सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एनीवे, समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे आपको ऐसे ही समझाया है, पहले ही समझा दिया था। ठीक है, तो ऑफकोर्स सर अगर आपकी, हाँ बोलो।
एक ऑर्बिट में कितना एनर्जी है वो कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला? वो तो फार्मूला हमने पहले ही निकाल लिया है भाई साहब। बोर्स मॉडल में तो आपने एनर्जी पहले ही निकाल लिया फार्मूला, भूल गए हैं क्या आप? बोर्स मॉडल में आपने 5 फार्मूले निकाले थे, कौन कौन से याद करिए भैया। आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, वी एन इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन, टी एन न्यू एन भी था, और ई एन कितना था, माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, पिछले नोट्स देखिए भाई साहब। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इतनी निकल के आती है हाइड्रोजन एटम में। सेकंड की डिवाइड बाई 4 होगी, थर्ड की डिवाइड बाई 9 होगी, फोर्थ की डिवाइड बाई 16 होगी। क्या भाई एनर्जी तो निकाला है ना हमने, क्या यस बात सर। कर रहे हैं? वही तो है एनर्जी, उसे निकालना है। रेहान जी बोलिए। हाँ सर। तो एनर्जी का फॉर्मूला तो वही है। बस अब उस फॉर्मूले से मैं क्या देखना चाहता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में गया तो वो पहले तक -13.6 में, बाद में हो गया -1.5 में। सोचिए, दैट मीन्स एनर्जी उसकी बढ़ी, और एनर्जी अपने आप तो बढ़ेगी नहीं, मतलब उसने किसी न किसी लेमडा या न्यू का फोटोन एब्जॉर्ब किया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो एनर्जी गैप होगा यहाँ से यहाँ तक का, दैट शुड बी द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन एब्जॉर्ब। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हैं, थर्ड सेकंड पे हैं, और सेकंड से आप 1 पे आ रहे हैं, तो आप क्या है, पहले आपकी एनर्जी थी -3.4, ज़्यादा थी, अब हो गई -13.6, कम हो गई। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट मीन्स इस केस में आपको फोटोन रिलीज करना पड़ेगा। तो इस एनर्जी गैप के बराबर, ये जो एनर्जी गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बराबर एनर्जी का ही फोटोन आपको रिलीज करना पड़ेगा, समझे? तो मुझे लैम्डास मिल जाएंगे ना भाई, अलग अलग फोटोन के, जो इमिट हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं। क्लियर ध्यान जी? और कौन यस पूछ सर। रहा था? So this is the basic idea that we have developed in this particular thing. चलिए, जैसे ये सवाल है आपके पास, चलिए सवाल को सॉल्व करके दिखाइए। What is the energy and wavelength of photon of frequency 3.4 मेगाहर्ट्ज? निकालिए जरा, 2 मिनट का समय है आपके पास। हो गया? सर एनर्जी 22.5 इंटू 10⁻³ होगा क्या? ना कम। देखिए ये है तो सॉल्यूशन। आपके पास है न्यू आपको गिवन है 3.4 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। तो मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है, आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा, यूनिट एंड डायमेंशन में। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। तो फ्रिक्वेंसी को आपने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, एच की वैल्यू आप डाल दीजिए। सब कुछ एसआई यूनिट में आप काम कर रहे हैं, एसआई यूनिट मतलब एमकेएस, तो वही जूल्स में ही काम कर रहे हैं। सो 6.625 इंटू 10⁻34,
इनटू फ्रिक्वेंसी को आपने डाल दिया हर्ट्ज पे, तो ये आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, जो भी एनर्जी मिले। आई थिंक 10⁻28 या 27 के ऑर्डर में मिलेगी, 31 के ऑर्डर में नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता ही है, लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू सी, ये होती है जनरल फार्मूला। तो लैम्डा हमेशा क्या होगा, सी बाई न्यू, और न्यू हमेशा क्या होगा, सी बाई लैम्डा। तो बस सी आपको जानते ही, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो उसकी स्पीड तो फिक्स ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइड कर दीजिए न्यू से, तो आपको मीटर्स में इसका फॉर्मूला मतलब वैल्यू मिल जाएगी। कर पाएंगे, बोलिए, ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो अब इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो अब आ जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। मतलब अभी तक तो हमने बेसिक आइडिया बना लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है, कैसे हम लैम्डा के ऑर्डर में अरेंज करके अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बना सकते हैं। एंड फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी कि एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम वेव के लैम्डा और न्यू की फॉर्म में कैसे पार्टिकल नेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, that is Planck's theory. So this is the most important part that we have discussed today. ठीक है, सबको क्लियर है, बोलिए, ओके। इसके आगे अब हम इसी चीज को किस में कन्वर्ट करेंगे, एटम के अंदर। तो वापस से आ जाते हैं, ये अभी तक का रिकैप है। रिकैप क्या है भाई, वापस हाइड्रोजन एटम पे चलते हैं। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट पे अगर उसने किसी ई एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया तो ऑफ कोर्स अगर वो ई एनर्जी का फोटोन सफिशिएंट है या इस 1 से 2 के बीच के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, या 1 से 3 के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, या 1 से 4 के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, तो आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, अगर मैं केमिस्ट्री के फिर से बेसिस बोलिए पे ना एक लिखूं, बार सर, फिर से बोलिए ना एक बार। फिर से बोल रहा हूँ भाई, सुनो। तो इसी को हम अगर रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो हम जानते हैं कि जब मैं किसी भी न्यूट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलाता हूँ तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि वो एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्टार, ठीक है। ये आपने हमेशा देखा होगा, जैसे हाइड्रोजन एटम है, आपने उसके ऊपर हाई एनर्जी रेडिएशन चलाए तो आप लिख देते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, वो ब्लैक कलर की लाइन से आप समझिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी 100 है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी मतलब पहली एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी 200 है, दूसरे की थर्ड की एनर्जी 300 है, फोर्थ की 400 है, अज्यूम कर लीजिए समझने के लिए, ठीक है। अब मैंने आपके ऊपर अलग अलग एनर्जी के फोटोन चला दिए, तो आप बताइए आप कौन कौन सी एनर्जी के फोटोन खाएंगे। पहले फोटोन खाएंगे आप 100 से 200 वाला, मतलब 100 जूल के बराबर का फोटोन आप खा जाएंगे। फिर आप खाएंगे, क्योंकि पहला था 100 तो आपको जाना है 300, तो आप 200 के बराबर का फोटोन खा जाएंगे। पहले ऑर्बिट की एनर्जी थी 100 और फोर्थ ऑर्बिट की है 400, तो आप 300 के बराबर का फोटोन एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में। समझ में आ रही बात, इसी चीज को आप बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो दो स्टेट पाई जाती हैं, आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि बॉन्ड कब बनते हैं। कई बार ग्राउंड स्टेट पे बॉन्ड नहीं बनते हैं, तो पहले आप इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाते हैं ज़्यादा, जैसे मतलब बात करें कार्बन की, ठीक है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। वैलेंसी क्या डिफाइन किया था आपने बचपन से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। तो कार्बन के लिए ग्राउंड स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, 2, तो कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, आप जानते हो। तो कैसे प्रूव किया आपने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। आपने क्या बोला कि कार्बन का एटम ग्राउंड स्टेट में ऐसा होता है, एक्साइटेड स्टेट में जो 2s2 वाला है वो एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो टूट के 2p में चला जाता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंसी 4 हो जाती है। तो यही काम आप अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे ये काम आप कैसे जानते हो, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। वास्तव में हो क्या रहा है, आपकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में मिनिमम है,
तभी आप उसमें स्टेबल है, तभी आप उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो नॉर्मली आपका एटम होता है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। मतलब अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है, बोर्स मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमेशा आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है नॉर्मली? फर्स्ट ऑर्बिट में। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर अलग अलग एनर्जी सप्लाई करूंगा, तो ऑर्बिट्स के एनर्जी गैप के बेसिस पे जितने जितने लैम्डास होंगे वो सब वो एब्सॉर्ब कर लेगा, और सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में ऑसिलेट, मतलब क्या करेगा? ट्रांजिशन दिखा देगा, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्साइटेशन, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने की बात, ठीक है। क्लियर? तो मेरा जो एटम है, इलेक्ट्रॉन जो है, जो ग्राउंड स्टेट में है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट्स में जा सकता है। समझ में आया? अल्फाज बोलिए। यस सर। दूसरा काम क्या हो सकता है? मान लेते हैं आप ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए, अब आप इलेक्ट्रॉन हो और आप फोर्थ ऑर्बिट में हो, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में हो, तो क्या, या तो आप बॉन्ड बना लीजिए केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे। अदरवाइज हम बॉन्ड बनाना तो सीख नहीं रहे हैं, हम तो एटम की बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड ऑन तो बनने से रहे। तो आप क्या चाहेंगे? आप हमेशा लोएस्ट एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई करना चाहेंगे। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? ओके, दैट मीन्स जब आप एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, देन दैट स्टेट इज नॉट परमानेंट, दैट इज टेम्पररी। ओके, परमानेंट स्टेट तो आपकी कौन सी है? ग्राउंड स्टेट, जिसमें आपकी मिनिमम एनर्जी है। तो अगर आप एनर्जी खा के एक्साइटेड स्टेट में पहुंच भी गए, तो दैट इज अ टेम्पररी स्टेट। होगा क्या? जैसे ही आपको मौका मिलेगा, आप वापस से किस डायरेक्शन में आओगे? ग्राउंड स्टेट। मतलब अगर आप फोर्थ ऑर्बिट में हो, तो आप फिर कितने अलग अलग फोटोन रिलीज कर सकते हो? 4 से सीधा 1 में आ सकते हो, इतनी एनर्जी डिफरेंस का फोटोन। 4 से पहले 2 में आ सकते हो, फिर 2 से 1 में आ सकते हो, 2 फोटोन अलग अलग एनर्जी के। 4 से आप 3 में आइए, 3 से फिर 2 में आइए, और या फिर 3 से सीधा 1 में आइए। सोच रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो कितने इतने सारे फोटोन्स आपके रिलीज होंगे 4 से 1 आते वक्त, अलग अलग लेमडास के। होंगे या नहीं? बोलिए, बोलो भाई, अल्फाज, अपनी भावनाओं को अल्फाजों में व्यक्त करो। अल्फाज समझ में आया या नहीं आया मैं जो बोला? बोलिए। थोड़ा थोड़ा समझा सर, ज्यादा नहीं। थोड़ा समझे? तो देखो, ज्यादा समझो, ये बहुत ही बेसिक सी बात है। देखो, आप जब ग्राउंड स्टेट में हो, आप खुद अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है। आप Yes, sir. हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन हो। अब सोचिए, आप हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन हो, तो आइडियली आप कौन सी ऑर्बिट में रहोगे? फर्स्ट Ground. ऑर्बिट में। बिल्कुल, ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में रहेंगे। मैं मान लेता हूं कि मेरा हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम है, और आपके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है 100 यूनिट, ठीक है। वैसे वो -13.6 होगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ। 100 यूनिट आपकी एनर्जी है, ठीक है। मैंने आपके ऊपर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चला दिया, ठीक है। आप कौन कौन से लैम्डास को एब्जॉर्ब कर पाएंगे? आप उन लैम्डास को एब्जॉर्ब कर पाएंगे जो 1 से 2 के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो, 1 से 3 के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो, 1 से 4 के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो, 1 से 5 के हो, 1 से 6 के हो, 1 से n के हो। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आपकी एनर्जी 100 है और सामने वाली अगली ऑर्बिट की एनर्जी 200 है, तो आप 100 जूल का फोटोन खा पाएंगे। अगर अगले वाले की 250 है, तो आप 150 का फोटोन खा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप 1 से 3 में गए और पहले आपकी एनर्जी 100 थी, और 3 पे आपकी एनर्जी अगर 250 है, तो कितना डिफरेंस है? 150 का। तो आप केवल 150 वाला फोटोन ही खा पाएंगे। समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही है? Yes, ठीक है। sir. हाँ, तो ये कहलाता है आपका एक्साइटेशन, ठीक है। आपको मैंने एनर्जी देके एक्साइट कर दिया, तो आप ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट में चले गए? एक्साइटेड स्टेट में चले गए। ओके, ठीक। अब आप दूसरी, हाँ, अब आप दूसरा केस इमेजिन करिए। अब आप एक्साइटेड स्टेट में हो,
आप n इक्वल टू 4 पे हो, आप 4th ऑर्बिट में पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब बताइए आइडियली आपकी क्या आप 4th ऑर्बिट में रहना चाहेंगे? 4th ऑर्बिट मतलब ज़्यादा एनर्जी, हमेशा आप किस ऑर्बिट में जाना चाहेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट में, है नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपकी एनर्जी सबसे कम है। तो जब आप 4th ऑर्बिट में रहेंगे तो हमेशा आप रेडिएशन को इमिट करोगे अपने आप, ठीक है। कौन कौन से रेडिएशन इमिट कर पाएंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज में? 4 से 1 का डिफरेंस, सीधा आप 4 से 1 पे आ जाइए। ये जो फोटोन है सबसे नीचे वाली रेड लाइन, इसके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन आपको छोड़ना पड़ेगा। आप 4 से डायरेक्टली 1 पे मत आइए, 4 से आप पहले 2 पे आइए, ये वाला फोटोन, ठीक है। फिर 2 से 1 पे आइए, एक और फोटोन। तो 2 फोटोन आपको छोड़ने पड़ेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी? 4 से 2 के एनर्जी गैप के बराबर और 2 से 1 के एनर्जी गैप के बराबर, ठीक है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 से पहले 3 पे आए, तो 4 और 3 का जो एनर्जी गैप है उसके बराबर की एनर्जी आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर आपकी एनर्जी घट रही है तो एनर्जी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में छोड़नी पड़ेगी। 3 से फिर आप क्या कर सकते हैं? 2 पे आ सकते हैं, ये एक नया फोटोन है क्योंकि 3 से 2 कहीं पे कवर नहीं हुआ, और 3 से डायरेक्टली 1 पे आ सकते हैं। दैट मीन्स 1 से 4 जाते वक्त तो आपका एक ही तरीका है, लेकिन 4 से 1 आते वक्त कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 6 तरीके हो गए आपके पास। समझ में आ रही बात? ठीक है। दैट मीन्स जब आप ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तब एक ही फोटोन आप एब्जॉर्ब करोगे, लेकिन जब आप एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आओगे तो आप बहुत सारे फोटोन्स रिलीज कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए, आई थिंक आज के लिए इतना हो गया। ज़्यादा बोलेंगे तो उल्टी हो सकती है, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। तो आज आपके न्यूरॉन्स के लिए मैंने इतना खाना दिया है, आप इसको खाइए, पचाइए, ठीक है, और स्मार्ट बनिए। हाँ सर, आज के लिए इतना ही सर। हाँ बिल्कुल Yes, sir. ठीक है, पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.